आंकड़ों का वर्गीकरण किसे कहते हैं या वर्गीकरण से क्या समझते हैं और वर्गीकरण का क्या मकसद है, ये हमने गत वीडियो में पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आंकड़ों के वर्गीकरण की रीतियां, अर्थात किन किन रीतियों के द्वारा आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है सांख्यिकी में। और टॉपिक वही है, अर्थात लेसन का नाम वही है, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण या आंकड़ों का संगठन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जैसे बताया, आंकड़ों के वर्गीकरण की रीतियां या इसे ही कहते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण की तकनीकी। तो आंकड़ों के वर्गीकरण की सांख्यिकी में 4 विधियां हैं, अर्थात 4 तरीकों से आंकड़ों का, समंकों का या डेटा का वर्गीकरण किया जा सकता है उनकी विशेषताओं के अनुसार। तो देखिए कौन कौन सी 4 विधियां हैं, इनको आपने याद रखना है। और पहली विधि है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। पहली विधि कौन सी है? कालानुक्रमिक वर्गीकरण। दूसरी जो विधि है वह है स्थानिक या भौगोलिक वर्गीकरण। तीसरी जो विधि है वह है गुणात्मक वर्गीकरण। और अंतिम जो विधि है आंकड़ों के वर्गीकरण की वह है मात्रात्मक वर्गीकरण। इन 4 विधियों या रीतियों या तरीकों से समंकों का वर्गीकरण किया जाता है सांख्यिकी में। अब जब आंकड़े प्रथम बार या पहली बार इकट्ठा किए जाते हैं तो वह आंकड़े होते हैं रॉ डेटा के रूप में, कच्चे आंकड़ों के रूप में। तो वो जो कच्चे आंकड़े होते हैं जिसमें क्या होते हैं, असीमित आंकड़े होते हैं, उपयुक्त वाले भी होते हैं और अनुपयुक्त वाले भी होते हैं। तो ऐसे समस्त आंकड़ों को कहते हैं अपरिष्कृत आंकड़े। क्या आंकड़े कहते हैं उसको? अपरिष्कृत आंकड़े, या इसको कहते हैं रॉ डेटा। लेकिन जब आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, तब बन जाते हुए आंकड़े परिष्कृत आंकड़े। तो ये जितनी विधियां अप्लाई होने वाली हैं ये आंकड़ों को परिष्कृत करती हैं या संक्षिप्त बनाती हैं या बोधगम्य बनाती हैं कि जिससे कि आसानी से कोई व्यक्ति इनसे आंसर निकाल सके। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण किसे कहते हैं। कालानुक्रमिक लिखा है, काल मीन्स होता है समय। जब आंकड़ों को समय के अनुसार, ठीक है, टाइम के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण। अब काल के अंतर्गत कौन कौन सा टाइम हो सकता है, जैसे साप्ताहिक, सप्ताह के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण, ये भी टाइम को बतलाता है सप्ताह। ठीक है, मासिक, महीने के आधार पर। इसी प्रकार से तिमाही अर्थात 3 महीने के आधार पर, छमाही 6 महीने के आधार पर, या वार्षिक 1 साल के आधार पर यदि आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है तो ऐसा वर्गीकरण कहलाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण करने के लिए समंकों को सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही अर्थात इस क्रम में आंकड़ों को सुल्टा लगाया जाता है, सुल्टे क्रम में लगाया जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर गिनती लिखी हुई मेरी 1 2 3 4, तो ये सुल्टा क्रम हो गया आरोही, या इसका उल्टा भी लगा सकते हैं आप, उसे कहते हैं अवरोही। पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से। तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में आंकड़ों को लगाना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, और तब उसके बाद अगली क्रिया क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो आरोही का उल्टा अवरोही और अवरोही का उल्टा आरोही। अब यहां पर हमने क्या किया है, भारत की जनसंख्या वर्ष और इधर जनसंख्या ले रखी है करोड़ों में। भारत में जो जनगणना होती है आपको पता है कि 10 साल में एक बार होती है। पहली जनगणना जो भारत में सरकारी हुई थी वह 1881 में ब्रिटिश पीरियड में हुई थी, अंग्रेजों के काल में हुई थी। और तब से लेकर आज तक जनगणना लगातार जारी है, 10-10 साल के बाद 2021 को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर जो जनगणना है, यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है और यहाँ पे जनसंख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर आंकड़ों का जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया किस आधार पर, वार्षिक आधार पर। किस आधार पर किया गया, वार्षिक आधार पर। देखिए वर्ष लेकर 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 35.7 करोड़। ठीक है जी। उसके 10 साल बाद 1961 में भारत की जो जनसंख्या है वह बढ़कर 43.8 करोड़ हो गई और 71 में वह बढ़कर 54.6 करोड़ हो गई।
तो इस प्रकार से यदि आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है तो यह वर्गीकरण कहलाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण, क्योंकि इसमें समय के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को लगाया गया है। ठीक है, पहले 1951, फिर बढ़ते क्रम में 61, फिर 71। ठीक है, यहीं पर तुलना भी की जा सकती है कि 1951 में भारत की जनसंख्या 35.7 करोड़ थी, लेकिन 71 में क्या हो गई, 54.6 करोड़ हो गई। अर्थात 71 तक आते आते भारत की जनसंख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, जबकि 51 में कम थी। तो इस प्रकार से तुलना भी की जा सकती है। तो ये जो उदाहरण है, ठीक है, भारत की जनसंख्या का एक कालानुक्रमिक वर्गीकरण का उदाहरण है। और किस आधार पर किया गया है, वार्षिक, अर्थात यहाँ पे 10 वर्षों के आधार पर जनसंख्या दिखा रखी है। अब देखिए यहाँ पे 1951 में 35.7 करोड़, लेकिन जब जनगणना के आंकड़े इकट्ठा किए होंगे पूरे देश के अंदर तो कितना डेटा इकट्ठा हुआ, कितने आंकड़े इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप देखिए, केवल 35.7 करोड़। तो कितना सॉल्ट आया। ठीक है, तो इसलिए हर कोई पहचान सकता है कि कितनी थी। और यदि पूरा लिखा होता कि जनसंख्या एक परिवार में इतनी थी, दूसरे में इतनी, 1000 में इतनी थी, 5 लाख में इतनी थी, तो आंसर निकालना या पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस प्रकार से ये पहला वर्गीकरण हो गया हमारा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है जी। दूसरा आता है स्थानिक वर्गीकरण। ठीक है, क्या है स्थानिक वर्गीकरण? तो इसमें क्या होता है, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। पहले वाले में तो समय के आधार पर किया गया था, अब यहाँ पर किस आधार पर किया जाता है, स्थान के आधार पर। स्थान कौन कौन सा हो सकता है, जैसे एक देश है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, जापान है, अमेरिका है, देश हो गया, राज्य हो गया, इस आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण कह सकता है। जैसे राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आंकड़े, उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन के आंकड़े। ठीक है, उत्तराखंड में गेहूं के उत्पादन के आंकड़े, उत्तराखंड में किस चीज के आंकड़े हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ज्वार बाजरा मक्का के आंकड़े, गन्ने के उत्पादन के आंकड़े, ऐसे जिले के आधार पर भी हो सकता है। तो और शहर और गांव, यदि स्थान के आधार पर जो आंकड़े हैं उनको देश, राज्य, जिला और शहर या गांव के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो ऐसे आंकड़ों को कहा जाएगा स्थानिक वर्गीकरण। अब स्थानिक वर्गीकरण कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण ले रखा है कि वर्ष 2018 में चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर, ठीक है, किलोग्राम में, ये स्थान के आधार पर लिया गया। इसमें हमने कुछ देश लिए हैं, जैसे देश हो गया और यहाँ पर उत्पादन ले रखा है। उदाहरण के लिए है, काल्पनिक है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो था 2018 में चावल का, वो था 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि चीन में कितना था, वो था 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जापान में था 3000 हेक्टेयर, और इंडोनेशिया में था 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अर्थात एक हेक्टेयर में क्या हो रहा था कि भारत में उत्पादन हो रहा था 1800 किलोग्राम चावल का 2018 में। ठीक है जी, लेकिन अन्य चीन में क्या है, 12 से ज्यादा है, जापान में देखें तो क्या है, और भी ज्यादा है, और इंडोनेशिया में क्या है, सब में ज्यादा है। तो इनमें तुलना भी की जा सकती है कि किस देश में ज्यादा है और किस देश में 2018 में चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर ज्यादा या कम है। तो इनमें तुलना की जा सकती है। ठीक है, आंकड़ों को तुलनीय बनाया गया है, तो ये स्थानिक वर्गीकरण कहलाएगा। आधार क्या है स्थानिक वर्गीकरण के, देश के आधार पर, राज्य के आधार पर, जिले के आधार पर, शहर के आधार पर, गांव के, क्योंकि ये स्थान के आधार पर हम आंकड़ों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह ये क्या है, काल्पनिक वर्गीकरण है। तो अभी तक आपको 4 विधियों में से 1 और 2 विधियां सांख्यिकी में हम पढ़ा चुके हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण इन 2 रीतियों के द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा। तीसरी रीति है गुणात्मक वर्गीकरण, कि जब क्या होता है, काल के अनुसार नहीं कर सकते हैं वर्गीकरण, ना क्या कर सकते हैं, स्थान के आधार पर नहीं कर सकते हैं, तब अगली बात आती है गुण के आधार पर। कुछ डेटा ऐसा होता है, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनका वर्गीकरण गुण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब ये गुण कौन कौन से हो सकते हैं, गुणों में जैसे राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता हो गई, या धर्म हो गया, इसी प्रकार से लिंग हो गया, साक्षरता हो गया। यदि राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति या व्यवसाय, इन आधारों पर आंकड़ों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इसे कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। अर्थात राष्ट्रीयता गुणात्मक है, धर्म क्या है गुणात्मक, लिंग, साक्षरता, ठीक है, अच्छा बुरा, काला गोरा, ये सब क्या हो, किसी व्यक्ति की विशेषता गुणों को बतलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या एक क्या है,
देख रहे हैं हम लिंग के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा, गुणात्मक वर्गीकरण। यहाँ पे लिखना जनसंख्या, हमने जनसंख्या को दो भागों में बांट दिया लिंग के आधार पर। एक वर्ग में आ गया पुरुष और एक में आ गया स्त्री, ठीक है जी। ये हो गया क्या, मेल, और इधर हो गया फीमेल। फीमेल को हमने दो भागों में बांट दिया, फिर साक्षर और असाक्षर, कि पढ़े लिखे और अनपढ़। इसी प्रकार से हमने स्त्री को भी यहाँ दो भागों में बांट दिया, कि साक्षर और असाक्षर, अर्थात लेडीजों में पढ़ी लिखी और अनपढ़। तो इस प्रकार से देखिए ये जो वर्गीकरण है जनसंख्या का, ये लिंग के आधार पे है, सेक्स के आधार पर किया गया है। तो ऐसा जो वर्गीकरण का ये उदाहरण है, जैसे हमने कहा राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, साक्षरता, जिसमें लिंग हमने इस प्रकार से बता दिया कि इस प्रकार का वर्गीकरण जो होगा वह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। और अंतिम जो चौथा वर्गीकरण है वह है हमारे पास मात्रात्मक वर्गीकरण। क्या, मात्रात्मक। अब यहाँ पे मात्रा दे रखी है, अब मात्रा के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं आंकड़ों का, तो उसमें हम किन किन चीजों को देखते हैं, आधार लेते हैं। जैसे ऊंचाई को लेते हैं, भार को लिया जा सकता है, आयु लिया जा सकता है, आय ली जा सकती है किसी व्यक्ति की, छात्र या छात्राओं के अंक लिए जा सकते हैं। तो देखिए ऊंचाई, भार हो गया, आयु हो गया, आय हो गया, छात्राओं के जो अंक हैं इनको क्या, जैसे ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, 2 फीट है, 6 फीट है, 6.7 फीट है, या वेट कितना है, टन में है, किलोग्राम में है। तो ये मात्रा को बतला रहे हैं। यदि हम चावल खरीदते हैं तो चावल ना तो उसको मीटर में ले सकते हैं ना लीटर में ले सकते हैं, इसका वेट होता है कि चावल आपने कितना लिया, कि 2 किलो, आपने कितना लिया, 10 किलो, इस प्रकार से हो सकता है। तो मात्रात्मक वर्गीकरण के आधार होते हैं, इनको याद रखना, ऊंचाई, भार, आयु, आय, छात्राओं के अंक इत्यादि, ठीक है। इनकी जो प्रकृति है ये सारी, ठीक है, ये है कैसी, यह है मात्रात्मक, ठीक है, कैसी है, मात्रा को दिखलाते हैं। तो ये हो गया मात्रात्मक वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का एक उदाहरण हमने यहाँ पे ले रखा है, इसको भी समझना है कि 50 छात्र छात्राओं के अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों का बारंबारता वितरण का एक उदाहरण एक पूरी तरह से काल्पनिक लिया गया है, कि 50 क्या हैं, छात्र हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां पर हमने बारंबारता वितरण के रूप में लिया है, क्योंकि हमें आंकड़ों का क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। तो केवल 50 बच्चों की बात की गई है, लेकिन यहीं पर हमें 50,000 बच्चों का या 50 लाख बच्चों के इकोनॉमिक्स के अंक दिखाने हों तो उसको दिखाना बड़ा टफ पड़ जाएगा। फिर दूसरे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसको समझिए। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अंक और यहाँ पर लिखना है बारंबारता। उसको अर्थात बारंबारता को आवृत्ति भी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डेटा किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, देखिए भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है जी। अब यहाँ पर दे रखी है बारंबारता, इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर 10 के बीच कितने बच्चे थे कि जिन्होंने, ठीक है, इसके बीच के अंक प्राप्त किए, 0 से लेकर 10। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया 8 किसने प्राप्त किए, 4 किसने प्राप्त किए, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों को क्या करना है, सॉल्ट करना है, संक्षिप्त करना है। इसलिए मान लिया मैंने कि ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने 0 से और 10 अंक के बीच क्या किए हैं, अंक लिए हैं अर्थशास्त्र में। उन बच्चों की संख्या है 10, ठीक है। तो 10 बच्चे रिपीट हुए हैं इस पर, ठीक है। तो बारंबारता में क्या होता है कि जो अंक बार बार रिपीट होता है, ठीक है जी, कई अंक रिपीट होते रहते हैं। तो जो अंक बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं बारंबारता, या उसी को कहते हैं आवृत्ति, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दूसरा देखिए, 10 से लेकर 20 अंकों के बीच कितने बच्चों ने अंक लिए, वो हैं 15। 20 से 30 के बीच कितने बच्चे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में अंक लिए हैं, 20 से 30 के बीच में, ठीक है, वो 20 बच्चे हैं। और 30 से 40 अंकों के बीच कितने छात्र आए, 5 छात्र आए जिन्होंने अंक प्राप्त किए। क्योंकि 40 से 50 अर्थात जैसे जैसे अंक बढ़ते चले जाते हैं तो, ठीक है, बच्चों की संख्या घटती चली जाती है। क्योंकि यदि 100 में से 99, 98, 90 ऐसे बच्चों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो निचले स्तर पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कम ही होते हैं। जहाँ पे बहुत कम अंक प्राप्त करने वाले 4, 5 इस प्रकार से बच्चों की संख्या कम होती है। लेकिन 33 से लेकर फिर 60 के बीच बच्चों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। चलो ठीक है, जब हाईएस्ट अंक आते हैं फिर घट जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो है 50 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों का बारंबारता जो वितरण दिखा रखा है, कितने, 50। तो ये 10, 15, 25 और 25 हो गए 50। इस प्रकार से 50 बच्चों के अंकों का यहाँ पर बारंबारता जो वितरण हमने दिखाया है, ये किसका उदाहरण है,
यहाँ पे लिखा छात्रों के अंक, तो ये है मात्रात्मक वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है? मात्रात्मक वर्गीकरण है, मात्रा को दिखला रहा है, ठीक है, क्वांटिटी को दिखला रहा है। तो इस प्रकार से हम अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में आंकड़ों को 4 तरीकों से या 4 विधियों से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया आंकड़ों के वर्गीकरण की रीतियां, इसी को कहते हैं तकनीकें। टेक्निक कौन सी हैं कि जिसके आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर आंकड़ों के वर्गीकरण की 4 विधियां हैं। पहला है कालानुक्रमिक वर्गीकरण अर्थात समय के अनुसार वर्गीकरण करना। दूसरा है स्थानिक या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, स्थान के आधार पर। गुणात्मक वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। और चौथा है मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करना। तो इतनी विधियां हैं, मतलब छोटी सी 4 विधियां हैं, इनको याद करना आपने, ठीक है। और उसके बाद सारा का सारा डेटा आपको याद होता चला आएगा, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर हमारे फिर काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।